subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से। चूंकि आज की वीडियो थियोरेटिकल है, इसलिए हमने थियरी को पहले ही लिख लिया है, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण, जिसको कलर डिस्परेशन कहते हैं। तो देखिए, श्वेत प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण किस प्रकार से होता है। जब कोई श्वेत किरण किसी प्रिज्म पर डाली जाती है तो यह अपने अवयवी रंगों में वियोजित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिर से समझिए, जब किसी श्वेत प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म पर डाला जाएगा तो यह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो दिए गए चित्र में एक श्वेत प्रकाश किरण को दिए गए चित्र में प्रिज्म की ओर चलने वाली ये प्रकाश की किरण एक श्वेत प्रकाश किरण है, जो प्रिज्म से टकराकर 7 रंगों में बैठ जाती है। ये वाला रंग बैंगनी, जबकि ऊपर वाला रंग लाल है। तो यह बिब, ये टोटल रंग को याद करने के लिए आप बिब की ओर याद कर सकते हैं, जिसमें ये नीचे वाला रंग वायलेट, उसके ऊपर वाला इंडिगो, उसके ऊपर ब्लू, उसके ऊपर ग्रीन, उसके ऊपर येलो, उसके ऊपर ऑरेंज, उसके ऊपर रेड है। तो जब प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में बढ़ जाती है, और 7 रंगों में विभक्त होने की इसी घटना को प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कांच में लाल रंग की प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है तथा बैंगनी रंग की चाल सबसे कम होती है, क्योंकि लाल रंग का विक्षेपण सबसे ज्यादा और बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। कोची नामक वैज्ञानिक ने हमें एक कोची समीकरण दिया था, जिसके अनुसार माध्यम का अपवर्तनांक उसकी तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार किसी माध्यम का अपवर्तनांक n हो तो n बराबर a प्लस बी अपान लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपान लैम्डा पावर 4 प्लस डॉट 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 प्राप्त होता है, जहाँ पर a b c स्वेच्छ अचर हैं तथा लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो n व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा स्क्वायर होगा। इस समीकरण को कोची समीकरण भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, अपवर्तनांक और तरंग दैर्घ्य में उल्टा संबंध है, और किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसकी तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी तो अपवर्तनांक कम होगा। चूंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग से ज्यादा होती है, अतः लाल रंग का अपवर्तनांक कम होगा और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होगा। तो अगर यह मान विचरण कोण अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, अर्थात अपवर्तनांक बढ़ाने पर विचलन कोण भी बढ़ेगा, तो इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसका विचलन कोण भी ज़्यादा होगा। अब चूंकि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, इसलिए बैंगनी रंग का विचलन कोण लाल रंग के विचलन कोण से बड़ा होगा, और इन दोनों का जो सीमांत या मध्यानुपाती विचलन कोण होगा वह
इन दोनों सीमांत रंगों की औसत माध्य के बराबर होगा। तो मध्यमान विचलन कोण डेल वाई बराबर डेल वी प्लस डेल आर अपान 2 होगा, जहाँ पर डेल वाई पीले रंग का विचलन कोण, डेल वी बैंगनी रंग का विचलन कोण तथा डेल आर लाल रंग का विचलन कोण है। अगली हेडिंग है कोणीय विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्सन। तो सीमांत रंगों के बीच होने वाले विस्थापन को कोणीय विस्थापन या एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। इसे थीटा से व्यक्त करते हैं। थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर होता है, क्योंकि परिभाषा से स्पष्ट है कोणीय विक्षेपण बैंगनी रंग की विचलन कोण और लाल रंग की विचलन कोण के अंतर के बराबर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि कोणीय विक्षेपण बराबर हो जाएगा बैंगनी रंग का विचलन कोण माइनस लाल रंग का विचलन कोण। इस प्रकार थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर, इसे हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हम जानते हैं प्रिज्म सूत्र डेल बराबर n-1 ऑफ ए होता है। तो अगर बैगनी रंग के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर डेल वी बराबर NV-1 ऑफ ए हो जाएगा, जहाँ पर NV बैंगनी रंग का अपवर्तनांक है। इसी प्रकार डेल आर बराबर NR-1 ऑफ ए हो जाएगा। तो डेल वी तथा डेल आर के मान को समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त होगा थीटा बराबर डेल वी का मान है NV-1 ऑफ ए माइनस डेल आर का मान है NR-1 ऑफ ए। चूंकि दोनों में ये कॉमन है तो ए हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचेगा NV-1 माइनस का गुणा अंदर होगा तो माइनस NR हो जाएगा, पुनः माइनस का गुणा माइनस में होगा तो +1 हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट ये -1 और ये +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा NV माइनस NR ऑफ ए। स्पेक्ट्रम की चौड़ाई ये जो चौड़ाई है इसको हम स्पेक्ट्रम की चौड़ाई कहते हैं। अगर स्पेक्ट्रम की चौड़ाई बढ़ाना है तो कोणीय विक्षेपण भी अधिक होना चाहिए, अर्थात जितना अधिक कोणीय विक्षेपण होगा स्पेक्ट्रम की चौड़ाई उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी। अब हम लोग देखेंगे कि मध्यमान जो किरण होती है उसको बैंगनी रंग में ही क्यों चुना जाता है। तो देखिए लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वह 380 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर के बीच होती है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य 380 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर के बीच होती है। इसी प्रकार जो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है वह 620 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच होती है। बैंगनी रंग की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य 380 नैनोमीटर है और लाल रंग की अधिकतम तरंगदैर्घ्य 750 नैनोमीटर है। अगर इन दोनों को जोड़कर इनका माध्य निकाला जाए तो 565 नैनोमीटर आएगा, जो कि पीले रंग की तरंगदैर्घ्य के बीच है। इसीलिए हम पीले रंग को माध्य रंग के रूप में चुनते हैं। क्लियर है। अब दी गई सारणी में तरंगदैर्घ्य का क्रम दिखाया गया है। दूसरी जगह पर फोकस दूरी, अपवर्तनांक और क्षमता का क्रम दिखाया गया है।
तो देखिए, यदि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक है तो लाल रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा, और बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है, इसलिए बैगनी रंग का अपवर्तनांक अत्यधिक होगा। इसी प्रकार लाल रंग की फोकस दूरी अधिकतम होती है, जिसके कारण लाल रंग की क्षमता न्यूनतम हो जाती है, और बैगनी रंग की फोकस दूरी अधिकतम होने के कारण बैगनी रंग की फोकस क्षमता न्यूनतम हो जाती है। अगली हेडिंग है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। इन्हीं दो रंगों के लिए कोणीय विक्षेपण अर्थात थीटा तथा उनकी माध्य रंग के कोणीय विचलन के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से दिखाते हैं, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा कोणीय विक्षेपण अपान माध्य रंग का कोणीय विचलन। तो हम जानते हैं कोणीय विक्षेपण को थीटा से दिखाते हैं, और माध्य रंग का कोणीय विचलन डेल वाई हो तो ओमेगा बराबर थीटा अपान डेल वाई हो जाएगा। परंतु हम जानते हैं थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर होता है, तो आगे से हम डेल वी माइनस डेल आर अपान डेल वाई लिख सकते हैं। जानते हैं थीटा बराबर होता है एन वी माइनस एन आर ऑफ ए। यह मान अगर यहाँ पर रख दिया जाए तो ओमेगा बराबर यह सूत्र प्राप्त हो जाएगा। इस सूत्र से स्पष्ट है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा अपवर्तक कोण पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर ए ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरा, ओमेगा जो होता है वह किसी प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात अगर माध्यम का या पदार्थ का अपवर्तनांक बढ़ेगा तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता भी बढ़ेगी। इसी प्रकार यदि पदार्थ का अपवर्तनांक घटेगा तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता भी घटेगी। फिलामेंट एक पदार्थ है, तो फिलामेंट की जो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है वह क्राउन से अधिक होती है। अब अगली हेडिंग है इंद्रधनुष। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके आप लोग चित्र को बना लीजिए, तब हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए पॉज करिए। ठीक है, आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में वर्षा ऋतु के समय अधिकांशतः या प्रायः आकाश में धनुष को बनते हुए देखा होगा। तो वायुमंडल में जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण और सूर्य के स्पेक्ट्रम के कारण ही इन धनुष का निर्माण होता है। जब आकाश के किसी एक भाग में वर्षा हो रही हो तथा दूसरे भाग में सूर्य चमक रहा हो तो आकाश में सुंदर इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो ध्यान दीजिए, इंद्रधनुष प्रेक्षक को तभी दिखाई देगी जब आकाश में किसी एक भाग में वर्षा हो रही हो तथा दूसरे भाग में सूर्य चमक रहा हो। और दूसरा नंबर है
जो प्रेक्षक की पीठ हो वह सूर्य की ओर होनी चाहिए। दिए गए चित्र को समझ लेते हैं। यहाँ से एक प्रकाश किरण आई, इस जल की बूंद पर आपतित हुई और यहाँ पर देखिए यह प्रकाश किरण 2 बार अपवर्तित हुई है। यहाँ पर पहली बार आई, यहाँ टकराई, यहाँ पर पहला अपवर्तन यहाँ पर हो गया। यहाँ पे देखिए ये किरण आई और अपनी ही दिशा में लौट गई, तो इसको हम कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पुनः जब यह इस पृष्ठ पर टकराई तो पुनः यह अपनी ही दिशा में लौट गई। इस प्रकार फिर से किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया और इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात यह किरण इस जल की बूंद से निकलकर प्रेक्षक की आंख पर टकराती है। क्लियर है? तो वर्षा ऋतु के मौसम में या वर्षा के मौसम में जब आकाश में सूर्य चमक रहा हो तथा उसके अपोजिट साइड में वर्षा हो रही हो तो हमें इंद्रधनुष की सुंदर घटना दिखाई देती है। वास्तव में जो इंद्रधनुष है वह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण और सूर्य के किरणों की स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। इंद्रधनुष की घटना प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटित होती है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक शर्तें निम्न हैं। नंबर 1, आकाश के किसी भाग में सूरज चमक रहा हो तथा उसके विपरीत दिशा में वर्षा हो रही हो। साथ ही साथ जो प्रेक्षक की पीठ हो वह सूर्य की दिशा में हो। अब हम देखेंगे इंद्रधनुष की प्रकार। डियर स्टूडेंट, इंद्रधनुष 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, जिसे हम अंग्रेजी में प्राइमरी रेनबो कहते हैं। तो देखिए, जब वर्षा की बूंदों पर प्रकाश की 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब दिए गए चित्र में ये सूर्य से आने वाली समांतर किरणें हैं जो वर्षा की इन गोल गोल बूंदों पर टकराती हैं। तो नीचे के दोनों बूंदों पर आने वाली प्रकाश की किरणें देखिए यहाँ पर टकराई तो अपवर्तन हो गया, पुनः यहाँ से टकरा कर इस पृष्ठ पर टकराई तो ये प्रकाश की किरण जब इस सरफेस से टकराई तो यह पूरी तरह से अपवर्तित हो गई। इस प्रकार यहाँ पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, जबकि इन दोनों पृष्ठों पर प्रकाश की किरणों का अपवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 बार अपवर्तन हो रहा है तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। जब प्रकाश की किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। नीचे की दोनों बूंदों और किरणों के द्वारा प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपरी किनारे का रंग लाल तथा निचले किनारे का रंग बैंगनी होता है तथा ये किरणें धरातल के साथ क्रमशः 42 और 40 अंश का कोण बनाती हैं। इस प्रकार प्राथमिक इंद्रधनुष से प्रेक्षक की आंख पर 2 अंश का दर्शन कोण बनता है। देखिए ये 42 है, ये 40 है, तो इनके बीच कितने अंश का कोण हुआ? 2 अंश का। तो यह जो दर्शन कोण होगा इनके बीच वह 2 अंश का होगा। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष के बाहरी किनारे का रंग लाल होता है जबकि आंतरिक किनारे का रंग बैंगनी होता है। अगली हेडिंग है द्वितीयक इंद्रधनुष, जिसे इंग्लिश में सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। तो जब वर्षा की बूंदों का
2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब दिए गए चित्र में देखिएगा, यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समांतर सूर्य से आने वाली ये समांतर किरणें सर्वप्रथम इस बूंद के पृष्ठ पर टकराकर अपवर्तित हो जाती हैं। पुनः ये किरणें बूंदों के पृष्ठ से टकराकर पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती हैं। तो एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पर हुआ, दूसरी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पर हुआ। पुनः यह किरणें बूंद के पृष्ठ से टकराकर अपवर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ से देखिए, ये टकराने के पश्चात आगे की दिशा में बढ़ गई, इसलिए इनकी हम कहेंगे कि इन किरणों का अपवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर 2 बार अपवर्तन हो गया और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ और यहाँ पर अपवर्तन हुआ है तथा इन दोनों किनारों पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। तब वर्षा की बूंदों पर सूर्य की किरणें 2 बार अपवर्तित और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती हैं, तो बनने वाले इस इंद्रधनुष को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। बाहरी और आंतरिक किनारों के द्वारा धरातल पर क्रमशः 53 अंश और 50 अंश का कोण बनता है। इस प्रकार इन दोनों किरणों के द्वारा प्रेक्षक की आंख पर 3 अंश का दर्शन कोण बनता है। देखिए, 53 में से 50 घटाएंगे तो 3 आएगा। इस प्रकार ये जो आंतरिक कोण है यह 3 अंश का होगा। एक चीज और जानते रहिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में अत्यधिक चमकीली होती है। क्लियर है? मतलब ये जब कभी भी हमें आकाश में दोनों इंद्रधनुष एक साथ दिखाई देगा तो अत्यधिक चमकीले इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष तथा अपेक्षाकृत हल्के इंद्रधनुष को द्वितीयक इंद्रधनुष कहेंगे। अगली हेडिंग है प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कण से या अणु से टकराती है तो वह सभी दिशाओं में फैल जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। दूसरी भाषा में प्रकाश की किरण का किसी सूक्ष्म अणु कण से टकराकर सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाना या फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। रैले नामक वैज्ञानिक ने प्रकीर्णन का एक नियम दिया, जिनके अनुसार प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो दिए गए सूत्र में I प्रकाश की तीव्रता है तथा लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिसकी तरंगदैर्घ्य अत्यधिक होगी उसकी तीव्रता न्यूनतम होगी तथा जिसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगी उसकी तीव्रता अधिकतम होगी। तो हम जानते हैं लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अत्यधिक होती है, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। क्लियर है? अब हम देखेंगे प्रकाश प्रकीर्णन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें से पहला नंबर है प्रकाश का प्रकीर्णन कण के आकार पर निर्भर करता है। नंबर 2, कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से छोटा होना चाहिए, तभी प्रकाश प्रकीर्णन का नियम लागू होगा, अन्यथा प्रकाश प्रकीर्णन का नियम लागू नहीं होता है। यदि कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अत्यधिक बड़ा है तो रैले का नियम लागू नहीं होता है। रैले का नियम वर्षा की बूंदों, बड़े आकार के धूल के कणों या बर्फ के कणों के लिए लागू नहीं होता। अगली हेडिंग है प्रकाश प्रकीर्णन पर आधारित कुछ परिघटनाएं।
तो इसमें से है आकाश का रंग नीला होना, खतरे के निशान का लाल होना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूरज का लाल दिखाई देना इत्यादि। तो इसमें से आप लोग इसको कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश वायुमंडलीय कणों से टकराएगा तो यह 7 रंगों में बढ़ जाएगा। और इसमें से आप लोग जानते हैं रेले के नियम के अनुसार बैंगनी रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होगा और लाल रंग का प्रकीर्णन कम होगा, इसीलिए हमें जो आकाश होता है वह नीला दिखाई देता है। यदि पृथ्वी का वायुमंडल नहीं होगा तो आकाश काला दिखाई देगा, और अगर आकाश काला दिखाई देगा तो उस समय प्रकाश का कोई प्रकीर्णन नहीं होता, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि काले रंग अच्छे अवशोषक होते हैं। अगला उदाहरण है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वह अत्यधिक दूरी पर होती हैं, अतः लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों का अधिकांशतः प्रकीर्णन हो जाता है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों में लाल रंग बचने के कारण ही हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। वहीं दोपहर के समय सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हमसे न्यूनतम अपेक्षाकृत न्यूनतम दूरी पर स्थित होती हैं, इसलिए दोपहर के समय सूर्य हमें सफेद दिखाई देता है। अगली हेडिंग है रमन प्रभाव। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने सन 1928 ईस्वी में रमन प्रभाव की खोज की। इनके अनुसार जब प्रकाश की किरण किसी समांग पारदर्शी वाले माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस में से होकर गुजरता है तो प्रकीर्णित प्रकाश में से कुछ प्रकाश किरणों की आवृत्ति अधिकतम तथा कुछ की न्यूनतम होती है। इस प्रभाव को रमन प्रभाव कहते हैं। अधिक कम आवृत्ति वाली रेखाओं को स्टोक्स रेखाएं तथा अधिक आवृत्ति वाली रेखाओं को प्रति स्टोक रेखाएं कहते हैं। बाद में 1930 ईस्वी में वैज्ञानिक वी रमन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अगली हेडिंग है रमन प्रभाव के अनुप्रयोग। रमन प्रभाव का अनुप्रयोग औषधियों, पेट्रोकेमिकल और प्रसाधन सामग्रियों के निर्माण में निगरानी और गुणवत्ता निर्धारण करने के लिए किया जाता है। अगला, पैकेट के अंदर विद्यमान विशिष्ट पदार्थों जैसे नशीले पदार्थों की जांच के लिए भी रमन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा नंबर 3, भूगर्भ शास्त्र यानी पृथ्वी के अंदर की वस्तुओं की जानकारी करने वाले विज्ञान और खनिज वैज्ञानिक रत्नों तथा खनिजों की पहचान एवं उनके व्यवहार के अध्ययन में भी रमन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त रमन प्रभाव का उपयोग हीरो की गुणवत्ता के अध्ययन में भी किया जाता है।